आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। ये कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय। और फैक्टर थ्योरम को हम लोग गुणनखंड प्रमेय के नाम से जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। ऐसे तो आप लोगों को जानकारी होगी ही कि भाग की क्रिया जब हम करते हैं इस प्रकार, तो इसमें 4 पद होते हैं। एक तो यहाँ पर होता है, एक बीच में होता है, और एक यहाँ पर, और एक नीचे। तो नीचे जो यहाँ से शुरू करते हैं इसको कहते हैं भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। भाजक को हम लोग डिवाइजर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये बीच वाले को जिसमें हम भाग देते हैं, जैसे हम लोग 5 में 2 से भाग दे दिए तो 2 बार में जाएगा 4 होगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा। तो ये जो इसको 7 कर देते हैं तब और बढ़िया से पता चलेगा। 2 3 6, 1 शेष बचे। इसमें 2 जो है डिवाइजर कहलाता है भाजक, और 7 क्या कहलाएगा? भाज्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? भाज्य। और भाज्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। भाग देने पर यहां जो बचता है इसको हम कहते हैं हिंदी में भागफल, और अंग्रेजी में हम कहते हैं कोसेंट, ठीक है। और भाग देने की क्रिया के बाद जो नीचे बच जाता है इसको हम शेष या शेषफल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, फिर भी हमने बता दिया। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण पर हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है और कैसे काम करता है। बिना उदाहरण के ऐसे अगर हम थ्योरी बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो उदाहरण के बाद हम थ्योरी को समझाएंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण है px। px x चर में एक बहुपद है। x चर में एक बहुपद है जो है x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, और x चर में एक बहुपद है x-1। इसको हम gx से सूचित किए हैं, इसको px से सूचित किए हैं। पॉलिनोमियल को सूचित करने के लिए तो px का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने इसको gx से सूचित कर दिया है। इसमें हमें क्या करना है कि px को gx से भाग देना है। तो भाग देने पर क्या शेषफल आएगा ये हमें पता करना है। पॉलिनोमियल के बारे में तो आप जानते ही हैं। पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर और पद के आधार पर यानी टर्म्स के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे टर्म्स के आधार पर अगर हम लेते हैं, टर्म मतलब पद, पद के आधार पर अगर हम लेते हैं तो पहला है मोनोमियल, जिसको हम एक पदी कहते हैं। अगर जैसे 2x हो गया, उसके बाद होता है बाइनोमियल, जिसको हम द्विपद कहते हैं या द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3 हो गया। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल, जिसको हम त्रिपद या त्रिपदी और पॉलिनोमियल जोड़ देंगे तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये त्रिपदी हो गया।
अगर हम डिग्री के आधार पर, डिग्री यानी घात, घात के आधार पर अगर हम चलते हैं तो इसमें पहला होता है लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। रैखिक वही हो गया जिसका घात 1 हो, जैसे 3x + 4, यह एक घात का हो गया। द्विघातीय होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक द्विघात कहते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है उसी तरह एक हम उदाहरण और ले लेते हैं। ये द्विघात हो गया, इसका सबसे बड़ा घात 2 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, यानी हर टर्म का घात अलग अलग होता है और इस पूरे बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर त्रिघातीय हो जाएगा यानी सबसे बड़ा घात अगर 3 हो जाएगा, जैसे हम इसमें तो 4 घात हो गया, जैसे इसी को अगर हमने अगर 4x³ - 3x² + 5x - 6 कर देते हैं तो यह त्रिघातीय हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी त्रिघात बहुपद। ठीक, तो इस तरफ ये टाइप हो गए, टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप हैं ये। ठीक है, अब हमें देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करता है, यही हमें समझना है। अब इसमें हम px को gx से भाग देंगे, उसके बाद हम इसके थ्योरी को समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को। इसमें अगर हम भाग देते हैं x - 1 से, तो भाग कैसे देते हैं पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का, ये भी हम समझ लेंगे और इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा ये भी हम समझेंगे। उसके बाद आपको हम रिमाइंडर थ्योरम को समझाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। x - 1 को x - 1 से x⁴ - 3x² + 2x + 5 को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि पहला पद इसमें क्या है, x है और इसमें पहला पद x⁴ है। इसी 2 पदों पर हमें ध्यान देना है, बाकी के क्या पद हैं इसमें अगला पद क्या है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब हमें पहले पद से यानी x से हमें x⁴ ले आना है। तो x में हम किस पद से गुणा करेंगे ताकि x⁴ आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि x⁴ से गुणा कर देंगे तो x⁴ हो जाएगा। बस हो गया मेरा। यहाँ पर x⁴ लिखेंगे क्योंकि x⁴ से x में गुणा किए हैं तो x⁴ आएगा। तो हम इसको गुणा करेंगे x - 1 में x⁴ से गुणा कर देंगे, x⁴ में x से गुणा करेंगे तो x⁴ और x⁴ को -1 में गुणा करेंगे तो -x⁴ होगा। माइनस इसलिए होगा कि यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस होता है। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे x⁴ - x⁴। ठीक है, लिखने के बाद हम इसको घटाते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये नीचे वाला एक पद का, नीचे वाला पद क्या है x⁴ - x⁴, इसमें इस पद का चिन्ह जो है ऋण है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। घटाने की क्रिया में हम माइनस को क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ नहीं करते हैं, नीचे हम लिख देते हैं और यहाँ प्लस है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ये समझ लीजिए, ये भाग की क्रिया में करना पड़ता है बहुपद के भाग में, और पूर्णांक संख्याओं के भाग में ये सब नहीं करना पड़ता है। उसमें बस समझना है कि घटाना है, उसमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है। तो अब क्या हुआ, ये धन है और ये ऋण है, तो ये माइनस और प्लस क्या होते हैं, कट जाते हैं, कटा देते हैं। ऐसे भी सोचिए कि x⁴ में से x⁴ को घटाएंगे
तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो शून्य नहीं लिखकर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ऐसे भी 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो उसी तरह x पावर 4 में से x पावर 4 को घटाएंगे तो कैंसिल कर देते हैं। अब बचेगा क्या, तो ये x पावर 2 है और x पावर 3 है। 3 से मतलब नहीं है, ये गुणांक जो है, या गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये दोनों समान पद हैं कि नहीं है। अगर समान पद हैं तो घटाएंगे, अगर नहीं या जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर समान पद नहीं है तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये दोनों समान पद नहीं है। समान पद देखने के लिए हम चर के घात को देखते हैं। तो इसके चर x का घात 3 है और इसके चर x का घात 2 है, तो ये समान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो घातांक को घटते क्रम में लिखेंगे। पहले बड़े को लिखते हैं। अब x पावर 3 तो पहले माइनस था, लेकिन अब ये प्लस बन गया, यानी धन बन गया है। तो इसलिए x पावर 3 को हम प्लस में लिखते हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे -3x² को लिखेंगे। उसके बाद ये है 2x, उसके बाद +5 है, हो गया। अब x से हमें x पावर 3 ले आना है। तो x से x पावर 3 लाने के लिए x में अगर हम x² से गुणा करेंगे तो x पावर 3 आ जाएगा। तो यही मेरा यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ धन है इसलिए धन +x² लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता। वैसा आएगा पद तो मैं बता दूंगा। x - 1 में x² से गुणा करेंगे तो x² और x में गुणा करेंगे तो x पावर 3, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, x² में x से गुणा होगा तो x²। इसको हम लिख देंगे x पावर 3 माइनस x²। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही क्रिया अपन दोहराएंगे। ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ये पद समान हैं। इसका भी चर का घात 2 है और इसका भी चर का घात 2 है। तो इसलिए इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, जब दोनों का चिन्ह एक समान हो तो जोड़ेंगे, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे। तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले का चिन्ह ऋण है और नीचे वाले का चिन्ह अब धन है। पहले तो ऋण था, लेकिन घटाव की क्रिया में हम इसको बदल दिए हैं, इसलिए इसको अब हम धन मानेंगे। तो अब ये घटेगा, तो ये बड़ा है, 3 बड़ा है और इसका गुणांक जो है कोफिशिएंट 1 है, तो 3 में से 1 घटा देंगे। ठीक है। ये तो चर जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह इसका देंगे क्या, ऋण देंगे। क्यों, इसलिए कि 3 बड़ा था और बड़े वाले का चिन्ह ही हम यहाँ लिखेंगे घटाव की क्रिया में। अगर दोनों माइनस रहता और प्लस करना रहता तो माइनस हो जाता, जैसे -3x² और -4x² जोड़ना रहता तो -7x² लिख देते। लेकिन यहाँ तो घटाना है, इसलिए 3 में से 1 घटा देंगे, 2, और बड़े का घात माइनस है तो माइनस लिख दिए। x² जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, x² ही रहेगा, इसमें कोई घटाव या जोड़ नहीं होता है। +2x ऊपर से आ जाएगा और +5 भी आ जाएगा। समझ गए। अब हमें क्या लाना है, देखिए आ गया। अब हमें -2x² ले आना है। किससे लाना है, x से लाना है। तो x में हम क्या गुणा करें कि -2x² आ जाएगा। इसको लाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि -2x² में x से भाग दे दीजिए, ये x से भाग दीजिए, तो x से कट x, 1 कट जाएगा। इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, x² को x गुणा x लिखेंगे और बटा में x है तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, -2x बचेगा। इसका मतलब है कि x में अगर -2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2x² प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये माइनस और प्लस गुणा करेंगे -2 में, और यहाँ गुणांक इसका 1 है जो छिपा रहता है, तो 2 इकाई 2 और x गुणा करेंगे तो x²। समझ में आ गया। तो चलिए -2x से गुणा करना है, तो x - 1 में
हम -2x से गुणा करेंगे, तो -2x और x में गुणा करेंगे तो -2x², और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस लिख देंगे, और 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ये -2x को यहाँ पर लिखेंगे भागफल में। अब इसको घटाएंगे, अब इसको घटाइए तो ये चिन्ह बदलेगा माइनस और ये चिन्ह बदलेगा प्लस। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाला जैसे है वही रहेगा, बस नीचे वाले पद का हम चिन्ह बदल देते हैं। अब ये माइनस है और ये प्लस बन गया है, और दोनों देख रहे हैं पद एक समान है, गुणांक भी समान है और चर भी समान है, इसलिए इसको कटा देंगे। इसमें भी 2x और 2x दोनों समान हो गए, चिन्ह अलग अलग है, इसका धन है और इसका ऋण हो गया है, इसलिए ये भी कट जाएगा। और इसका तो चिन्ह बदला है नहीं, क्योंकि यहाँ तो घटाव क्रिया नहीं हुई थी, इसलिए जैसा है वैसे ही ये +5 उतर जाएगा, ठीक है। यही मेरा शेषफल है, यानी रिमाइंडर है। भागफल मेरा ये है, ठीक है, भागफल यानी क्वोशेंट ये है। तो इस x-1 से px में भाग दिए तो रिमाइंडर 5 आया और भागफल ये आया। अब ये भाग क्रिया द्वारा तो आप समझ लिए, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहेगा कि इतना बड़ा प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा शेषफल निकालने के लिए। शेषफल निकालने के लिए हम इतना भाग क्रिया किए, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इतना भाग क्रिया करने से मना करेगा, यानी वो शॉर्टकट में इसका शेषफल निकाल कर देगा। तो वो रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसको हम अब समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, शेषफल को यहां लिख देंगे ताकि याद रहेगा। चलिए, शेषफल कितना आया था? रिमाइंडर आया था 5, समझ में आया। अब कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि यदि कोई बहुपद px हो, कोई बहुपद, जैसे यही बहुपद ले लिए हम, कोई बहुपद px हो जिसका घात, इसका घात कितना है, आपसे पूछा जाए कि इसका घात कितना है बहुपद का, तो आप कहेंगे इसका घात 4 है, क्योंकि सबसे बड़ा घात इसका 4 दिख रहा है, तो इसका घात 4 है। तो कह रहा है कि यदि कोई बहुपद px है और उसका घात 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, यानी घात को अगर हम n मान लें तो n अगर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़े घात वाले बहुपद, सीधा हिंदी में लिख देते हैं, 1 से बड़े घात वाले बहुपद px, ठीक है ना, px को किसी द्विपद, ये द्विपद के लिए नियम है, रिमाइंडर थ्योरम द्विपद के लिए। द्विपद आप समझ रहे हैं, पहले ही आपको बता दिए कि बाइनोमियल, यानी द्विपद x माइनस a, एग्जाम्पल लिया है x माइनस a, x माइनस यहाँ 1 है, a के जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, x + 2 रख सकते हैं, x - 5 रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2x + 4 भी रख सकते हैं, 3x - 5 भी रख सकते हैं, यानी ये सभी द्विपद हैं। और इसमें a की जगह पर हम कोई पूर्णांक लेंगे, कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझने के लिए थ्योरम बता रहा है कि द्विपद x - a से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाए और शेषफल ज्ञात करना हो तो, ये तो है, ती नहीं है, तो बिना भाग दिए, ठीक है, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग करने पर कैसे शेषफल
प्राप्त करेंगे। तो कहता है, क्या कहता है, इसमें कहता है कि gx बराबर x माइनस 1 है, यानी x माइनस 1 को हटा के अब x माइनस a रखेंगे। ठीक है, रखेंगे ना। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि हम सबसे पहले x माइनस a बराबर 0 कर लेंगे। शेषफल प्रमेय कहता है कि सबसे पहले हम x माइनस a बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। समझ में आ गया, समझते चलिए। अब इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस a, यानी x इजकल टू माइनस a। इसी तरह इसको हम निकालेंगे, x इजकल टू 0 प्लस 1, यानी x इजकल टू 1। आ गया ना, ये x का मान आ गया माइनस a इस थ्योरम के आधार पर, और जो ओरिजिनल हम लिए थे बहुपद उसके अनुसार आ गया x बराबर 1। इसी x की वैल्यू को इस px में रखिए, px में रखिए। ठीक है, px में रखिए। px में रखने के बाद, इस px में रखेंगे हम px, तो अब हम p इजकल टू क्या करेंगे, माइनस 1 नहीं है बल्कि एक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा x बराबर 1 आया है, 1 रखेंगे। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, p माइनस a रखेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि p माइनस a ही शेषफल होगा। मैंने p a का मान रखिए, x के जगह पर माइनस a रखिए, और हल करने पर इसमें पूरा में हम रखेंगे। ये रखने पर जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, थ्योरम यही है कि आप थ्योरम को समझ नहीं पाते हैं जल्दी, जब तक उदाहरण के द्वारा नहीं समझाया जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए, इस पर ही समझिए, इसमें और भी नियम है। ये तो पहले था, पहला नियम बताया आपको। अब हम बताते हैं आपको, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू 1 को हम यहां पर रखेंगे। किस में रखेंगे, इस बहुपद में, जिस बहुपद में हम भाग दिए थे, इसमें हम x की वैल्यू रखें। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p1, तो 1x जहां जहां है वहां वहां हम 1 रखेंगे। तो 1 का पावर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 5। वही कह रहा है कि p ब्रैकेट में माइनस 1 इसका शेषफल आएगा, यानी इस वैल्यू को माइनस a को रखने पर जो हल करने पर आएगा वही शेषफल होगा। तो इसको हल कीजिए, 1 का पावर 4 1 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस में 2 और प्लस 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने प्लस वाले हैं एक साथ जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 1 8 हो गया, और ऋण वाले को घटा दीजिए, 8 में से 3 घट गया 5। शेषफल यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, शेषफल मेरा 5 आया था। वही ये थ्योरम समझा रहा है कि जो जिससे भाग देना है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यही मान हम बहुपद में रखेंगे जिसमें भाग देना है। भाग देने पर कह रहा हूं, इसमें x का मान रखेंगे, जो मान आएगा वही शेषफल होगा। इसीलिए कह रहा है कि p ब्रैकेट में -1 शेषफल होगा, -a शेषफल होगा। समझ में आ गया, यही इसका नियम है। अब देखिए, इसके बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम क्या है कि यदि भाजक माने डिवाइजर x माइनस a हो तो x माइनस a इजकल टू 0, तो x बराबर a।
इसलिए शेषफल PA होगा। समझ में आ गया? यानी x की वैल्यू a हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका हल करने पर जो आएगा वही शेषफल होगा। नंबर 2, यदि भाजक x प्लस a हो तो x प्लस a इजकल टू 0, तो x इजकल टू माइनस ए हो जाएगा ना, 0 माइनस ए करेंगे तो शेषफल क्या होगा? इसलिए शेषफल अंग्रेजी में रिमाइंडर p माइनस ए होगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि यदि भाजक यानी डिवाइजर ax माइनस बी हो तो ax माइनस बी इजिकल टू 0, तो ax इजिकल टू 0 प्लस बी, ये b को उधर ले जाएंगे तो ax इजिकल टू बी यानी x इजिकल टू बी बटा a। इसलिए शेषफल यानी रिमाइंडर p b बटा a होगा। ठीक है, यानी x का मान b बटा a रखिए, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो समझाने के लिए b बटा a दिया गया है ना। इसमें जो बहुपद दिया जाएगा, जैसे हमें 3x माइनस 5 दे दिया गया तो 3x माइनस 5 को हम 0 कर लेंगे, 3x इजिकल टू 5 होगा, x इजिकल टू 5 बटा 3 होगा। अब यही x बराबर 5 बटा 3 इसमें हम रखेंगे, जैसे हमने 1 रख के दिखाया था आपको, तो 5 बटा 3 रखेंगे। अब जहां जहां x है वहां 5 बटा 3 रखेंगे। अभी एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल ले आऊंगा, अभी तो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चौथा नियम इसका है, चौथा नियम, यदि भाजक ax प्लस बी हो तो क्या होगा? ax प्लस बी इजकल टू 0, तो ax इजकल टू माइनस बी हो जाएगा, x इजकल टू माइनस बी बटा में a। इसलिए शेषफल क्या होगा यानी रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर p माइनस बी बटा a होगा। समझ गए ना? समझ लीजिए, अगर ये समझ जाते हैं तो 100% आप फैक्टर थ्योरम को समझ जाइएगा। चलिए अब उदाहरण हम लेते हैं। ये तो पहला उदाहरण आपको समझा दिए, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए ये है एग्जाम्पल कि px इजकल टू दिया x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको डिवाइड करना है gx, यानी एक बहुपद है gx जो x प्लस 3 है, इसे डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? भाग्य क्रिया नहीं करेंगे, अब हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करेंगे कि x प्लस 3 इजकल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, इसलिए x इजकल टू क्या आएगा? माइनस 3। अब इस x की वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो रखिए, पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो p माइनस 3, अब यहां रखिए माइनस 3 पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, पता है आपको ना, माइनस 3 गुने माइनस 3 गुने माइनस 3 गुने माइनस 3, तो माइनस माइनस 4 बार है यानी धन बन जाएगा, और 3 3 9 29 27 81 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां प्लस देंगे कि माइनस, अब इस पर डिपेंड करेगा, तो 2 तो अलग है ही, माइनस 3 को 3 बार गुणा करेंगे जो कि इसका पावर 3 है, तो माइनस 3 बार है यानी विषम संख्या के रूप में है, 3 बार है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस से गुणा जब होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ये भी हो गया। अब चलिए यहाँ पर ये -3 का स्क्वायर है इसलिए प्लस बन जाएगा, और प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 3 तिहाई 9, 9 3 27, और ये माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, और ये -1 रहेगा। ठीक है, इतना समझ लिए। अब लिखेंगे 81, ये धन है, और ये जितने ऋण है ना, ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव संख्याएं हैं, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए क्योंकि ये सभी एक ग्रुप के हैं। तो 1 3 4 4 और 7 11, 11 4 15 के 5, यहाँ माइनस देंगे, 5 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 5 8, समझ में आएगा। यानी कि इसका अंतर क्या आएगा, -4। अब इस -4 तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर -4 आ गया। अब इसको हम भाग की क्रिया द्वारा जांच कर लेते हैं, वो भी समझ जाइएगा। और एक उदाहरण और लेकर आऊंगा जो 2x + 3 के रूप में होगा। किसी एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भाग दीजिए हम x + 3 से x⁴ + 2x⁻³ -3x² + x - 1। इसमें क्या है कि अब भाग की क्रिया भी सीख जाएंगे कि बहुपद का भाग कैसे देते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम भी आप सिद्ध कर लेंगे कि भाई इस तरह और भाग की क्रिया द्वारा रिमाइंडर समान आता है कि नहीं। पहले भाग में तो आपको पूरा डिटेल से बता दी एक एक चीज, अब इसमें थोड़ा हम जल्दी करेंगे, फास्टली करेंगे। ठीक है, x से x⁴ लाना है तो x⁴ बार में जाएगा, तो x⁴ से गुणा करेंगे तो x⁴ + 3x⁴। ठीक है, यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण ये कैंसिल हो जाएगा, और ये घटेगा तो -x⁴ बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, तो -x⁴ -3x² को उतार लेंगे + x - 1। अब -x⁴ लाना है तो इसमें -x² से गुणा करेंगे तो -x⁴ -3x² आएगा। ठीक है, ये कट गया, और कट नहीं गया बल्कि ये माइनस प्लस बन गया, और ये भी प्लस बन गया, तो ये दोनों कैंसिल, और ये भी दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, +x - 1। तो अब x तो मिल गया, अब कुछ गुणा करना ही नहीं है, एक बार में जाएगा ये +1 बार में। ठीक है, देंगे नहीं, एक बार में हमको ले जाना पड़ेगा, समझ गए। तो 1 से गुणा करेंगे तो x और +3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -3 1 4, रिमाइंडर -4 आ गया। यानी कि हमारा नियम भाग की क्रिया द्वारा और रिमाइंडर थ्योरम हम जो सीखे हैं वो बिल्कुल सही है, समझ गए। एक तीसरा उदाहरण लेकर आता हूं जो x + 3 से अलग होगा। देखिए, प्रश्न है कि बहुपद px 3x⁴ + x² -12x - 4, इसमें भाग देना है 3x + 1 से, तो शेषफल कितना आएगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल अलग है, और इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम अब चलेंगे फैक्टर थ्योरम पर। इसलिए इसमें 2 चीजें हैं, 2 टारगेट लेकर के आया हूं। तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 3x + 1 = 0 कर लेंगे। ठीक है, अब हम 3x = होगा -1, ये 0 -1 होगा ना, इस साइड से उस साइड जाएगा, तो इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। x = क्या होगा, -3, इधर गुना है 3 तो इधर जाके भाग लग जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, और इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं, इसके बाद इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। रखने के बाद उसको हम हल करेंगे, और हल करने के बाद हमें पता चलेगा कि शेषफल क्या आ रहा है। 3 गुना -1/3 का पावर 3 प्लस -1/3 का पावर 2
-12 गुना -1/3 और -4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 गुना, अगर इसको गुना करके लिख दीजिए 3 बार तो आपको आसान लगता है कि इसको हम अलग अलग लिखकर कटा के लिखे तो आसान लगता है। ये भी हम कर सकते हैं कि -1/3 गुना -1/3 गुना -1/3 हम इस तरह भी लिखेंगे। फिर प्लस हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए हम पहले ही प्लस लगा दिए और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा और 3 चौका 12 कट जाएगा तो +4 आ जाएगा और ये -4 है। ठीक है, यहाँ 3 को हम कटा देंगे, इसीलिए बोल रहा था कि यहाँ कटने वाली स्थिति, इसलिए कटाने के लिए आप लिख सकते हैं या इसको हम अलग से गुणा कर लेंगे, -1/3 -1/3 -1/3 तो माइनस बन जाता और तितरी का नतरी 27 हो जाता। लेकिन इस तरह भी हम कर सकते हैं, जो इच्छा आपको कर सकते हैं। तो ये -1/9 हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है 1/9, ये +1/9, ये +4 और -4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर -1/9 और ये +1/9 कैंसिल हो जाएगा और +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, भूल करके भी 1 मत लिखिएगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि -1/9 में से -1/9 घटाएंगे तो 0 आता है ना, 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 आता है ना, 1 नहीं ना आता है। 4 में से 3 थोड़ी घटा रहा हूं कि 1 आएगा। तो इस तरह के सवाल में कभी भी 1 मत लिखिएगा, 0 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए, समझिए यहाँ बात को, हमने इस तरह जो भी काम किया रिमाइंडर थ्योरम की तरह, तो हमारा शेष आता था। अब यहाँ शेष के रूप में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही कहता है कि यदि इस वैल्यू को रखने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुपद जो है यानी 3x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। इतना समझ गए ना। अब हम समझा रहे हैं उसको अपने उस नियम के आधार पर अपनी तरह से बता दिए कि इसका मान रखने के बाद यदि शेषफल 0 आए तो उसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल आता है तो शेषफल प्रमेय काम कर रहा है, यानी शेषफल आएगा। लेकिन यहाँ शेषफल तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी कि ये बहुपद जो है इसमें, इसको अगर हम इसे भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसको हम कहते हैं गुणनखंड है। अब इसको देखिए, समझा रहा हूं आपको। जैसे 12 के गुणनखंड कितने होते हैं आप जानते हैं, फैक्टर। 12 के फैक्टर कितने होते हैं या कौन कौन फैक्टर है, गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। यानी कि अगर 2 से अगर भाग देंगे 12 को तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 2 छक्का 12। 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 पूरा कट जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अगर इसी 12 को हम 5 से भाग देते तो शेषफल बचता, 5 दूना 10, 2 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 12 का फैक्टर नहीं है, यानी 5 12 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसमें कहता है कि इन संख्याओं से 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। विभाजित हो जाए तो समझिए को फैक्टर है। तो इसमें भी तो वही कह रहा है कि 3x + 1 से यह पूरी तरह विभाजित हो रहा है, यानी शेषफल भाग देने पर 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो कहेंगे कि 3x + 1 px का गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है ना, गुणनखंड है। बस यही फैक्टर थ्योरम है। तो चलिए, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, बस वही जैसे हम लोग पहले बनाए थे रिमाइंडर थ्योरम, उसी रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा बदल देना है, बस काम हो गया, फैक्टर थ्योरम आ जाएगा।
चलिए, यदि x माइनस ए, जिसे हम लोग भाग दे रहे थे, यदि x माइनस ए px का गुणनखंड है तो x इजिकल टू ए, ठीक है ना, अर्थात px इजिकल टू 0, ठीक है, px इजिकल टू 0 होगा। बस यही है आपका फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? अरे यहां पर पी ए लिखना था ना, एक्स नहीं, पी ए इजिकल टू। अब वही है कि यदि x प्लस ए से भाग देना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि p माइनस ए इजिकल टू 0 आएगा, ठीक है। यदि a x प्लस बी है, इससे अगर भाग देना है तो x इजिकल टू क्या होगा, बराबर 0 करेंगे तो x इजिकल टू माइनस बी बटा ए। तो अगर फैक्टर होगा तो p माइनस बी बटा ए इजिकल टू 0 होगा। यानी इसमें अगर हम मान रखेंगे x का मान तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब चलिए एक उदाहरण तो आपको देकर बता दिया, एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। चलिए देखिए, प्रश्न है px बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस प्लस 15, इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। डिवाइड करने की बात नहीं, बात यह है कि पता करना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, ये पता करना है। भाग देके तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि x माइनस 3 इजिकल टू 0 करिए और x का वैल्यू निकालिए तो 3 आएगा, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को px में रखेंगे। अगर px में रखने के बाद हल करेंगे, अगर उसका p3 रखेंगे तो p3 रखने पर इसका हल क्या आना चाहिए, 0। तो 0 अगर आ जाए तो x माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। चलिए रखते हैं, 3 का पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 गुना 3 प्लस 15, 27, 3 का स्क्वायर 9, 17 51 प्लस 15। जितने प्लस वाले हैं एक साथ जोड़ दीजिए, 15 9 27, तो 5 9 5 14, 14 26 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 3 2 5, 51 और माइनस 51 इक्वल टू 0। ये इसका मतलब हुआ कि x माइनस 3 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 15 का गुणनखंड फैक्टर है। अब इसको भाग द्वारा जांच आप कर सकते हैं, भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब एक अलग से एडवांस क्वेश्चन आपको देते हैं, अलग तरीके का। देखिए प्रश्न है कि a के किस मान के लिए, यानी a की वैल्यू, a का मान ज्ञात करना है। a के किस मान के लिए x प्लस a बहुपद px x पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा। तो a का मान बताइए, a के किस मान के लिए, तो a का मान आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, गुणनखंड होगा तो इसको पहले हम निकालेंगे कि x प्लस ए इजकल टू 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस ए। तो इसमें अगर हम रखेंगे x का मान माइनस ए, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
तो अगर हम इसमें रखेंगे x पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 6 बराबर कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, p बराबर p का x का मान माइनस ए रखेंगे। तो चलिए हमने माइनस ए का पावर 3 प्लस ए गुना माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस ए प्लस 6 इजकल टू 0 कर दिए। ठीक है, 0 कर लेंगे क्योंकि गुणनखंड होगा तो इसका हल 0 आना चाहिए। अब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए का पावर 3, यहाँ प्लस ही रह जाएगा क्योंकि माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस 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 ए और ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ए का पावर 3 होगा। समझ रहे हैं ना, ए गुना ए का स्क्वायर तो ए पावर 3 होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा ये, और यहां पर है प्लस ए और यहां पर है प्लस 6 इजकल टू 0। इतना समझ गए। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस ए पावर 3 या प्लस ए पावर 3 कट गया। ये 2a और a को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 6 इजकल टू 0। तो 3a इजकल टू क्या होगा, 0 माइनस 6। तो 3a इजकल टू हो जाएगा माइनस 6। तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 6 बटा में 3। ठीक है, माइनस 6 बटा में 3। तो 3 से कट जाएगा 6 2 बार में, तो a का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2। यानी a का मान 2 के लिए x प्लस a इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था एक अलग प्रश्न। एक प्रश्न आपको देते हैं, आपको बनाने के लिए आप उसको बना करके जांच कीजिएगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। देखिए प्रश्न है, के किस मान के लिए बहुपद 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 x प्लस 2 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, उसमें था कि एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या एक गुणनखंड है या गुणनखंड के जगह पर ये कहे कि पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य है तो गुणनखंड है, बात वही है। आंसर आपका आएगा -1 लिख दिए हैं। आप इसको बना करके जांच कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपका कौन सा पर्सन कमजोर है मैथ में, उस पर मैं वीडियो बनाकर ले आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।